So जी, risk and return lessons from market history, and we also have to make a comparison कि हमारे पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। स्पेसिफिकली अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं इन्वेस्टमेंट्स की। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं उनके रिटर्न्स जो हैं वो किस तरह से हैं, तो ये चीज़ें भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिटर्न से अपना काम शुरू करते हैं। अगर रिटर्न्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डॉलर रिटर्न्स की। तो डॉलर रिटर्न्स क्या है? द सम ऑफ कैश रिसीव्ड एंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इन डॉलर टर्म्स। तो आपने जो कैश रिसीव किया और जो आपका एसेट था उसकी वैल्यू में जो तब्दीली आई, आपका वो डॉलर रिटर्न कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक जो है वो परचेज़ किया, पीटीसीएल का स्टॉक परचेज़ किया, 10 रुपये का एक स्टॉक था और आपने उसे परचेज़ किया। नो, आपने उसका डॉलर रिटर्न देखना है आफ्टर 1 ईयर। तो आप देखेंगे कि क्या साल के दरमियान आपको कोई डिविडेंड पीटीसीएल कंपनी ने आपको दिया, डिविडेंड के नहीं दिया। लेट्स से पीटीसीएल ने आपको 2 रुपये डिविडेंड दिया साल के दरमियान, ठीक है। सो नाउ साल के बाद अगर आपने डॉलर रिटर्न कैलकुलेट करना है पीटीसीएल कंपनी के शेयर्स का जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, तो देन आप ये देखोगे कि उसका जो है वो डिविडेंड कितना आया प्लस उसकी वैल्यू में चेंज कितना हुआ। सो लेट्स से कंपनी की वैल्यू 10 से 11 रुपए हो गई और उसके अंदर जो चेंज आया, उसने जो डिविडेंड आपको दिया दैट वाज 2 रुपीज़। तो ये आपको 3 रुपीज़ जो है वो रिटर्न है अपनी उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि 1 रुपये चेंज आया है उसकी एसेट वैल्यू के अंदर। 10 रुपये का शेयर था, 11 रुपये का हो गया आफ्टर 1 ईयर, और 2 रुपये उसने आपको डिविडेंड दिया। तो 3 रुपये इज योर रिटर्न, डॉलर रिटर्न, ठीक है। तो हाँ, तो जीरो टाइम पीरियड के ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने क्या की, ठीक है, वी हैव टू कंसीडर दिस थिंग इन माइंड। और उसके बाद क्या हुआ कि एंडिंग मार्केट वैल्यू प्लस द डिविडेंड। सो हमने 10 रुपये का पर शेयर परचेज किया था एक पीटीसीएल का एट जीरो टाइम पीरियड इन अवर एग्जांपल। और उसके बाद जब हम डॉलर रिटर्न कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लेट्स से फॉर के आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ कि एंडिंग मार्केट वैल्यू होगी 11 रुपये उस स्टॉक की, और 2 रुपये हमें डिविडेंड मिला। तो 2 रुपये प्लस एंडिंग मार्केट वैल्यू या चेंज डिफरेंस जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और करंट वैल्यू जो है उसका जो डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली द डॉलर रिटर्न, ठीक है। और इसको हम फिर परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? द सम ऑफ द कैश रिसीव्ड एंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो अगर आपने ये जो डॉलर रिटर्न था इसको परसेंटेज टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो फिर आप सिंपली क्या करोगे कि आपकी जो वैल्यू में चेंज आया है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एंडिंग मार्केट वैल्यू, इसमें जो डिफरेंस है प्लस द डिविडेंड। तो हमारी केस जो है उसमें क्या हुआ कि 10 रुपये से 11 रुपये शेयर की प्राइस हो गई, तो 1 रुपये चेंज आया प्लस 2 रुपये डिविडेंड हमें मिला। सो 3 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इस तरह से हम परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं कि डॉलर रिटर्न जो है वो कितने परसेंट जो है वो हमारा कैलकुलेट हुआ, ठीक है। अच्छा, सो नेक्स्ट में हमारे पास वी हैव दिस फार्मूला, डॉलर रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस चेंज इन मार्केट वैल्यू। सो परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू डॉलर रिटर्न ओवर बिगिनिंग मार्केट वैल्यू। सो अगर आपने डॉलर रिटर्न को परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करना है तो फिर आप ये सेकंड फार्मूला जो है इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। सो हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल थी पीटीसीएल वाली जो हमने की, उसमें परसेंटेज रिटर्न जो है दैट इज 25%। क्या आपको 25% अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न जो है वो मिल चुका है, बिकॉज 3 एंड बिगिनिंग मार्केट वैल्यू वाज 3 वाज डॉलर रिटर्न, 2 रुपये डिविडेंड और 1 रुपये चेंज इन मार्केट वैल्यू। सो 3 रुपये आपका जो है वो डॉलर रिटर्न है डिवाइडेड बाय बिगिनिंग मार्केट वैल्यू दैट इज 10। और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो दैट इज 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25%, ठीक है। डिविडेंड प्लस चेंज इन मार्केट वैल्यू और बिगिनिंग मार्केट वैल्यू, या इसे हम डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड्स भी हम कह सकते हैं। कैसे?
कि डिविडेंड यील्ड आपको जो रिटर्न मिला डिविडेंड की फॉर्म में, और कैपिटल गेन यील्ड क्या है? कैपिटल गेन यील्ड इज कि आपके एसेट जो है उसकी वैल्यू में क्या गेन हुआ। कैपिटल गेन होता है जो आपने स्टॉक जितने का परचेज किया उसकी वैल्यू जितनी बढ़ती है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। इधर एक एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है, उस एग्जांपल को देख लेते हैं। सपोज यू बॉट 100 शेयर्स ऑफ वॉलमार्ट 1 year ago एट $25। ठीक है, तो आपने वॉलमार्ट के 100 शेयर्स परचेज किए एक साल पहले $25 पर शेयर के हिसाब से। ओवर द लास्ट ईयर यू रिसीव्ड $20 इन डिविडेंड्स। आपने $20 जो है वो डिविडेंड के रिसीव किए फॉर योर 100 शेयर्स। ओके, बिकॉज ये 20 सेंट्स पर शेयर जो है वो अनाउंस हुआ डिविडेंड, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज $20 कुमुलेटिव डिविडेंड जो है वो आपने इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिसीव किया। एट द एंड ऑफ द ईयर द स्टॉक सेल्स फॉर $30। जो स्टॉक है वो आपने $30 का बेच दिया, मतलब कि आपने एक शेयर $25 का ख़रीदा था जो आपने $30 का जो है वो सेल कर दिया। तो हम इसमें अब डॉलर रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो परसेंटेज टर्म्स के अंदर रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगेन वी नीड द फार्मूलाज जो हमारे पास ये पीछे अवेलेबल थे। डॉलर रिटर्न का फार्मूला क्या था कि आपके पास डिविडेंड कितना आया और आपकी मार्केट वैल्यू कितनी चेंज हुई है। ठीक हो गया, तो अगर उस हिसाब से देखें तो हमारे पास डिविडेंड आया $20 फॉर होल इन्वेस्टमेंट, और आपका जो change हुई है वैल्यू दैट इज $5 पर शेयर। सो $5 इंटू 100 दैट इज 500। ठीक है, क्योंकि ये जो $20 जो हैं ये सारे 100 शेयर्स की डिविडेंड है, तो इस वजह से हमें जो वैल्यू चेंज है वो भी 100 शेयर्स की कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 500 प्लस 20, तो 520 वुड बी योर डॉलर रिटर्न। ठीक है, सो इसको देख लेते हैं। हमने क्या किया, $25 जो है वो $25 का एक शेयर खरीदा। 100 शेयर्स हमने खरीदे तो 2500 हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो हो गई। इस सिनेरियो के अंदर एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव स्टॉक वर्थ 3000। साल के आखिर में स्टॉक की बढ़त 3000 हुई। कैसे? क्योंकि ये ₹25 वाला $25 वाला शेयर जो है वो $30 का हो गया, तो $30 इंटू 100 दैट इज 3000। एंड कैश डिविडेंड ऑफ $20। सो आपके पास कैश डिविडेंड $20 और आपकी जो एसेट की मार्केट वैल्यू है दैट इज 3000, जो कि इनिशियल वैल्यू जो थी वो $2500 थी। योर डॉलर गेन वॉज 520। ठीक है, कैसे 520 आया? $20 प्लस 3000 माइनस 2500, सो दैट इज 500। सो जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया था दैट इज आल्सो अ वे कि $25 एक शेयर की वैल्यू थी और हमारे पास जो हैं वो 100 शेयर्स हैं। अब 100 शेयर्स जो हैं उसमें से पर शेयर की वैल्यू 25 से $30 हो गई। सो $5 वॉज द डिफरेंस। सो 5 इंटू 100 दैट इज 500। सो ये 500 जो है वो एसेट की वैल्यू चेंज आई है, और $20 जो है दैट इज डिविडेंड अमाउंट। दोनों को एड अप करेंगे दैट वुड बी $520 इज योर डॉलर रिटर्न। अच्छा, डॉलर रिटर्न जो है इसको इस वजह से नहीं कहते कि हमारी एग्जांपल जो है उसके अंदर डॉलर्स हैं। ठीक हो गया, डॉलर रिटर्न जो है वो हम ऐसी कैलकुलेशन को कहते हैं जिसके अंदर आप जो है वो करेंसी में अपना रिटर्न जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इट कैन बी एनी करेंसी। लेट से आप रुपी टर्म्स के अंदर भी ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और जो हमारी एग्जांपल थी पीछे पीटीसीएल वाली कि ₹10 का पीटीसीएल का शेयर परचेज किया, उसने जो है वो $2 डिविडेंड दिया पूरे साल के दरमियान, और उसकी वैल्यू जो है ₹10 से ₹11 हो गई। सो $2 डिविडेंड प्लस वैल्यू चेंज इज ₹1। ₹2 डिविडेंड प्लस वैल्यू चेंज ₹1। तो ये ₹3 जो है वो आपका ओवरऑल रिटर्न हो गया, जिसे हम डॉलर रिटर्न कहेंगे इस सिनेरियो के। उसके बाद फिर हम इसकी परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना चाहें तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का, रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास ये अवेलेबल है, दैट इज डॉलर रिटर्न और बिगनिंग मार्केट वैल्यू। तो जी
हम इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए डॉलर रिटर्न्स और उसके बाद फिर परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज रिटर्न का फार्मूला क्या आता है कि डॉलर रिटर्न डिवाइडेड बाय बिगिनिंग मार्केट प्राइस। सो इस एग्जांपल जो है वॉलमार्ट की एग्जांपल जो है उसके अंदर भी हम ये इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो डॉलर रिटर्न्स आर $520 और 2500 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, तो 20.8% इज द रिटर्न which we have gained from this investment in Wall Street। ठीक है। सो इनिशियली क्या हुआ, $2500 आपकी इन्वेस्टमेंट थी। आपकी जो नई मार्केट वैल्यू हो गई दैट इज़ 3000, बिकॉज वो 25 रुपये का शेयर जो है वो 30 रुपये का एक शेयर हो गया था। 100 शेयर्स आपने परचेज किए हुए थे, दैट इज़ 3000। और उसके बाद $20 इज़ द डिविडेंड ऑफ 100 शेयर्स। तो ये दोनों चीज़ें आप एड अप करके तो यू कैन कैलकुलेट डॉलर रिटर्न्स दैट इज़ 520, और उसके बाद आप परसेंटेज टर्म्स के अंदर रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग डॉलर रिटर्न्स विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देन उसके बाद एक कंसेप्ट आ जाता है दैट इज़ होल्डिंग पीरियड रिटर्न। द होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज़ द रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर वुड गेट when holding an investment over a period of n years, when the return during year I is given as RI। अच्छा, अब होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो है उसे हम कहते हैं कि आपने जितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट होल्ड की हुई थी उतने अरसे की टोटल रिटर्न जो है वो कितनी आपकी कैलकुलेट हुई है। ठीक हो गया। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि लेट्स से आपने 5 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट की है, 5 साल गुजर गए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और 5 साल आपके गुजर चुके हैं, तो उस सारे टाइम पीरियड का जो रिटर्न है उसको हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहते हैं। ठीक है। तो इसको आगे एग्जांपल में देखते हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फार्मूला है, ये फार्मूला आपके सामने है, 1+R1 इंटू 1+R2 इंटू 1+R n तक ये चलता है और -1। सो ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं कि हर साल का रिटर्न जो है वो एडअप करके और उसमें से -1 आप करते हैं। सपोज योर इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग रिटर्न्स ऑन 4 ईयर टाइम पीरियड। ये 4 साल के लिए जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है उसने हर साल हमें रिटर्न दिया 10%, दूसरे साल -5%, तीसरे साल 20% और चौथे साल 15%। तो ये हमारे पास रिटर्न अवेलेबल हैं। इसका अगर होल्डिंग पीरियड रिटर्न हमने कैलकुलेट करना है तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, 1+0.10 इंटू 1+ इंटू -0.05, तो ओवरऑल ये 0.95 हो गया। उसके बाद इंटू 1+0.20 इंटू 1+0.15। ठीक है। तो ये 4 रिटर्न जो है इनकी बेसिस के ऊपर हमने होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करना है। ये सारे नंबर्स जो हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से -1 करेंगे, दैट इज़ 0.4421। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 44.21%। सो हमने जो इस 4 साल के अरसे में होल्डिंग पीरियड रिटर्न लिया दैट वाज 44.21%। अच्छा, a famous set of studies dealing with the rates of returns on common stocks, bonds, and treasury bills was conducted by Roger Eboston and Rex Sinkfield. They present year-by-year historical rates of return starting in 1926 for the following 5 important types of financial instruments in the United States. अच्छा, अब ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो है इसके ऊपर पूरी रिसर्च की हुई है और जो है वी हैव सम कैटेगरीज जो कि इस रिसर्च के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और ये 1926 से 2004 तक की रिसर्च है जिसने कैटेगराइजेशन करके हमें बताया कि ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनके रिटर्न्स जो हैं वो इस तरह से हैं और इनके रिस्क जो हैं वो इस तरह से हैं। सो वो जो मोर रिस्क मोर रिटर्न एंड लेस रिस्क लेस रिटर्न वाला कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट जो है वो रियलिस्टिकली अप्लाइड है इन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। अब इनको देख लेते हैं वन बाय वन कि ये इनकी नेचर क्या है और उसके बाद फिर हम आगे इनकी जो रिसर्च की आउटपुट है रिगार्डिंग दीज इन्वेस्टमेंट्स उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
वी हैव लार्ज कंपनी कॉमन स्टॉक्स, लार्ज कंपनी कॉमन स्टॉक्स जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, जिनके शेयर की वैल्यू जो है वो एक गिवन लेवल से ज़्यादा होती है, उसको लार्ज कंपनी स्टॉक कहते हैं। देन वी हैव स्मॉल कंपनी स्टॉक्स जिनकी मार्केट वैल्यू, ये ना दो कैटेगरीज होती हैं हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर, हर स्टॉक मार्केट की अपनी अपनी जो है वो कैटेगराइजेशन होती है, लार्ज कंपनी की और स्मॉल कंपनी। अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर बात करें तो लार्ज कंपनी स्टॉक जो है वो स्टॉक है जिसके शेयर की वैल्यू जो है वो 10 से ऊपर है, या अभी जो है वो लेट्स से काफ़ी जो है वो डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो हम इसे 100 से ऊपर कर लेते हैं। लेट्स से जी कंपनी जो है वो लार्ज कंपनी में कंसिडर होगी जिसके शेयर की वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ से ऊपर है, और जिसके 100 रुपीज़ से नीचे है वो स्मॉल कंपनी स्टॉक जो है वो कंसिडर होगी, ठीक है। देन उसके बाद लॉन्ग टर्म कारपोरेट बॉन्ड्स, कारपोरेशन जो हैं वो जो बॉन्ड इशू करती हैं वो एक कैटेगरी है। उसके बाद लॉन्ग टर्म यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यूएस गवर्नमेंट जो है उसके लॉन्ग टर्म बॉन्ड, एंड देन उसके बाद यूएस ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, यूएस ट्रेजरी बिल्स जो है वो। अच्छा, अब बॉन्ड और बिल्स जो है उसमें डिफरेंस सिंपली ये होता है कि बॉन्ड लॉन्ग टर्म होती है इन्वेस्टमेंट, या लॉन्ग टर्म उसकी मेच्योरिटी होती है बॉन्ड की। लेट्स से इट कैन बी 10 years एंड मोर देन 10 years, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का जो है उसकी मेच्योरिटी टाइम पीरियड है। और ट्रेजरी बिल्स जो है, ट्रेजरी बिल्स जो है दैट इज फ्रॉम 1 to 5 years, सो 1 साल से 5 साल के अरसे के दरमियान वाली कैटेगरी ये होती है। लेकिन होती ये डेट कैटेगरी है, ये दोनों कैटेगरीज जो है वो डेट कैटेगरीज हैं, सिर्फ इनमें डिफरेंस जो है इनकी टाइमिंग्स का है, मेच्योरिटी टाइमिंग्स का है। किसी की मेच्योरिटी टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, किसी की मेच्योरिटी टाइमिंग जो है वो कम है। सो दिस इज़ द होल सिनेरियो जिसमें उसने कैटेगराइज किया है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को इनटू लार्ज कंपनी स्टॉक कॉमन स्टॉक, स्मॉल कंपनी कॉमन स्टॉक, लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड यूएस ट्रेजरी बिल्स। सो ये 5 कैटेगरीज हैं। और उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट रिटर्न्स कैन बी समराइज बाय डिस्क्राइबिंग एवरेज रिटर्न। सो उसने क्या किया है, इन सब के एवरेज रिटर्न्स जो है वो कैलकुलेट किए हैं, और उसके बाद उसने स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ दोज रिटर्न्स उसने यूज़ किया है। स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो बेसिकली रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इधर ऐड अप किया है। तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसने स्टैंडर्ड एविएशन इधर ऐड किया है उसका फार्मूला ये आपके सामने है। दैट इज़ बेसिकली, अगर मैं जो आप लोगों ने पहले फार्मूलाज याद किए हुए हैं स्टैंडर्ड एविएशन का, वो फार्मूला क्या था, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर ओवर एन माइनस वन। सो ये एग्जैक्टली वही फार्मूला है कि आपने ये सारे जो रिटर्न्स हैं उनका समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर इन सबको एडअप करना है और उसको डिवाइड करना है टी माइनस वन, बेसिकली एन माइनस वन। टी इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ओवरऑल जो है वो आपने इसका अंडर रूट जो है वो ले लेना है, ठीक है। सो दिस इज स्टैंडर्ड एविएशन। और अगर आप इसका जो ये आंसर आया है इसका स्क्वायर ले लेंगे तो दैट वुड बी वेरिएंस। अच्छा, सो अब ये चीज़ जो है स्टैंडर्ड एविएशन, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर रिस्क पर्पस। और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे रिटर्न जो है उनका एवरेज जो है वो ले लेते हैं और उसको एन से डिवाइड करते हैं। सो वो जो रिटर्न है दैट इज मीन, ये जो फार्मूला है ये मीन का फार्मूला है। ये ऊपर रिटर्न एवरेज रिटर्न का फार्मूला जो है दैट इज बेसिकली द फार्मूला ऑफ मीन रिटर्न समीशन एक्स ओवर एन, और ये फार्मूला जो है दैट इज समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर ओवर एन माइनस वन अंडर। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हम, ये जो पीछे ये दो रिसर्चर्स हैं इन्होंने कैलकुलेट की हैं इन 5 कैटेगरीज की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी। एंड नाउ इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज द टेबल जिसमें इन 5 इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स और इन 5 इन्वेस्टमेंट्स की स्टैंडर्ड एविएशन विच इज़ बेसिकली द रिस्क ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स। उसको अगर आप देखें, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लार्ज कंपनी, उसका एवरेज एनुअल रिटर्न जो है दैट इज 12.4%।
4% इज द एवरेज एनुअल रिटर्न, और उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन जो है 20.3%। सो इसका मतलब यह है कि लार्ज कंपनी स्टॉक जो है उसका रिस्क जो है वो 20.3% है, जबकि उसके अगेंस्ट जो रिवॉर्ड मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, एवरेज एनुअल रिटर्न दैट इज 12.4%। और उसके बाद हम आ जाते हैं स्मॉल कंपनी स्टॉक की तरफ, और उसका स्टैंडर्ड एविएशन 33.1 है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्टैंडर्ड एविएशन या रिस्क जो है वो बढ़ गया है स्मॉल कंपनी के केस में फ्रॉम 20% टू 33.1%, एंड इन द मीन वाइल उसका जो रिटर्न है वो भी इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 12.4% टू 17.5%। सो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है कि मोर रिस्क मोर रिटर्न, लेस रिस्क लेस रिटर्न। Next में we have long term corporate bonds and long term government bonds। और obviously long term corporate bonds जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, उसका सिनेरियो जो है वो देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है उसकी स्टैंडर्ड एविएशन 8.6 है और उसका रिटर्न जो है वो 6.2 है, जबकि जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड है उसकी जो स्टैंडर्ड एविएशन है दैट इज़ 9.3 एंड उसका जो एवरेज रिटर्न है दैट इज़ 5.8। अब इधर थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया। अब ये रिस्क जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री हमें ये बता रही है कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड जो है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड्स उसका रिस्क ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ रिटर्न का सिनेरियो जो है वो भी उल्टा है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड का रिस्क कम है लेकिन रिटर्न ज़्यादा है, जबकि गवर्नमेंट बॉन्ड का रिस्क जो है वो ज़्यादा है लेकिन